हेलो एंड वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी। वी वर कवरिंग क्लास 12th एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग 5th चैप्टर गवर्नमेंट फंक्शन और स्कोप कर रहे थे। अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट की डेफिसिट कितने तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी को कैसे मैनेज करती है और गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है अपने उधार को, इन सारी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फिजिकल डेफिसिट का थोड़ा मोटा एग्जांपल थोड़ा सा लेने की कोशिश करी थी, उसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अपने हाउस होल्ड से शुरू करते हैं। मान लेते हैं मेरी सैलरी है, सैलरी मेरी आई है तकरीबन 40,000 रुपये, ठीक। और मेरे पास कुछ मेरे एसेट हैं, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास गोल्ड भी हो सकता है, ये सारे एसेट है, मैंने इनको बेच दिया, आई सोल्ड देम। तो कार बेचने की वजह से मुझे कुछ हो सकता है 1 लाख रुपए मिल गए हों, और सोना बेचने की वजह से मुझे 50,000 मिल गए हों। तो कुल मिला के मेरी टोटल अर्निंग कितनी हो रही है? मेरी टोटल अर्निंग हो रही है 1,90,000। अब ये जो मेरी टोटल अर्निंग है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो है रेवेन्यू पार्ट, जिसने ना तो कोई मेरा लाइबिलिटी बढ़ाई, मतलब जिसके लिए ना मुझे लोन लेना पड़ा ना मुझे अपना एसेट बेचना पड़ा, ठीक है। तो ये होता है रेवेन्यू। ये है कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल नॉन डेट कैपिटल, मतलब बिना उधार बढ़ाए हुए, कोई लाइबिलिटी बिना क्रिएट करे हुए कैपिटल एसेट की, मतलब मुझे अपना कैपिटल बेच के जो अर्निंग आई। तो मेरी टोटल अर्निंग ये है 1,90,000। और मेरी जो मान लेते हैं एक्सपेंडिचर हुआ है, किसी ना किसी तरीके से मैंने एक्सपेंडिचर किया, तो वो 2.5 लाख का है। कहने का मतलब मेरे ऊपर जो डेफिसिट है वो 60,000 का है, ठीक है। ये 60,000 है मेरा फिजिकल डेफिसिट, अगर मैं देश से मुझे कंपेयर करा जाए, ठीक है। तो ये मेरा 60,000 डेफिसिट है। इसके लिए अब मैं क्या करूँगा? कैपिटल तो बचा नहीं, कार मैंने बेच दी, सोना मैंने बेच दिया, तो मेरी अर्निंग जो आई थी, टोटल अर्निंग जो थी गवर्नमेंट की, जो नॉन डेट क्रिएटिंग थी, उसमें रेवेन्यू पार्ट जो टैक्स से मिलता है, या फिर चलान से मिलता है, फीस से मिलता है, ग्रांट से मिलता है, वो पार्ट, प्लस कैपिटल पार्ट जिसमें डेट क्रिएट ना हो, मतलब मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, प्राइवेटाइज कर दिया, अपनी ज़मीन थी गवर्नमेंट की वो बेच दी। तो उन सब से जितना पैसा इकट्ठा होता है, टोटल अर्निंग और मेरा टोटल खर्चा, जो भी मैंने टोटल खर्चा किया, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट को मैनेज अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको उधार ही लेना पड़ता है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम भी उधारी लेते हैं, गवर्नमेंट भी उधारी लेगी इसको मैनेज करने के लिए, ठीक। सो उधार लेने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। उधार लेने के लिए आप डोमेस्टिक मार्केट से आपने उधार ले लिया, या फिर एक्सटर्नल मार्केट से आपने उधार ले लिया। एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू बी रिसोर्टेड विद फाइन बोरोविंग्स, आपको बोरोविंग्स करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास ये कैपिटल रिसीट होती है, ये डेट क्रिएटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। लेट मी राइट इट समवेयर। फिजिकल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल अर्निंग्स, ठीक, जिसमें टोटल अर्निंग में रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल आता है, ठीक, एंड योर एक्सपेंडिचर, जो भी आपने अलग अलग जगह खर्चा किया है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और जितना आपका फिजिकल डेफिसिट होता है उतना होता है आपका बोरोविंग, या फिर कैपिटल रिसीट, या डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट को हम लोग बोलते हैं सरकार के ऊपर उधार कितनी है, वो अलग अलग सोर्सेज से मैनेज किया जाता है। अब इसका फ़ायदा नुकसान देखते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है अगर फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है। देखिए, नेगेटिव साइड पे तो ये देखा जाए कि जैसे जैसे फिजिकल डेफिसिट क्रिएट होता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ जाती है पैसे की मार्केट में। अब यहाँ पर 2 बैंक बैठे हुए हैं, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, ठीक। इसके पास 1 लाख करोड़ हैं, इसके पास भी 1 लाख करोड़ हैं, और ये थोड़ा छोटा मोटा बैंक है, इसके पास 20,000 करोड़ है, ठीक। अब हाउस होल्ड सेक्टर है, उनको घर बनाना होगा, कार ख़रीदनी होगी, और या तो बाइक ख़रीदनी होगी,
ठीक, टू व्हीलर खरीदना होगा, फिर इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करना होगा इंडस्ट्री लगाने के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो उसके लिए उन सभी को उधार चाहिए होता है। गए सब लोग, मान लेते हैं सबकी मिलजुल के जो उधारी आ रही है वो कुछ 2.5 लाख करोड़ की है। ठीक, अब क्योंकि उधार लेने वाले ज़्यादा हैं, उधार देने वाला पैसा कम है, तो ये लोग अभी चार्ज कर सकते हैं ढंग का, जितना पैसा वो चार्ज करना चाहें, 12% कर लेंगे, 13% कर लेंगे, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं क्योंकि अभी डिमांड ज़्यादा है। इसी बीच में गवर्नमेंट भी पहुंच जाती है और गवर्नमेंट कहती है कि मुझे 1 लाख करोड़ पूरा चाहिए, ठीक है, मुझे 1 लाख करोड़ चाहिए, मेरा भी उधार हो गया, तो ये जो डिमांड है वो 3.5 लाख करोड़ की हो गई। अब उधार देने वालों के तो भाव ख़त्म ही नहीं होंगे, उनको पता है कि अच्छा खासा उधारी लेने वाले लोग हैं, तो 12-13% में मैं पागल ऊँचू करूँगा, मैं सीधे इसको 18% लगता हूँ या 20% करता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल मार्केट में जहाँ से पैसा खरीदा बेचा जा सकता है, मतलब जहाँ से आप लोन लेते हो, वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट बढ़ाती है। कि ऑलरेडी एक डेट के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में, उसमें से गवर्नमेंट भी आ गई, तो इन्वेस्टमेंट महंगी हो जाती है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देती हैं। अब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी रिड्यूस हो रही हैं। ठीक, ये नेगेटिव पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। वी से इट, लेट मी रेज दिस। जब भी गवर्नमेंट पोटेंशियल इंडस्ट्री को हटा देती है कि इन्वेस्टमेंट करने का उनका पोटेंशियल खत्म कर देती है, तो तब हम लोग उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। पॉजिटिव साइड में गवर्नमेंट डेफिसिट से एक फ़ायदा हो जाता है। देखिए, गवर्नमेंट अगर उधार ले रही है तो गवर्नमेंट उधार लेगी तो उसको स्पेंड करेगी, और वो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो खुद डिमांड क्रिएट करता है। या तो वो क्या करेगी, या तो वो कैपिटल बढ़ाएगा अपना, गवर्नमेंट कैपिटल एसेट बढ़ाएगी, रोड बनाएगी, ट्रेन बनाएगी, उससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी और फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ के लिए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको हेल्प मिलेगी। या फिर इनकम असिस्टेंस के रूप में या ट्रांसफर्स के रूप में लोगों को देगी, जिसकी वजह से उनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो मतलब गवर्नमेंट एसेट बनाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है अगर अपने बोरोइंग से, तब तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो खलनायक बन के आते हैं, विलन बन के आते हैं, वो रेवेन्यू डेफिसिट होते हैं या प्राइमरी डेफिसिट होते हैं। इनको समझते हैं। ये हमारा मान लेते हैं फिस्कल डेफिसिट है, ये फिस्कल डेफिसिट का पूरा चार्ट है। ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट का हम लोग टुकड़े टुकड़े करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का कितना पार्ट रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है, दूसरा कलर यूज़ करते हैं इसके लिए हम लोग, कितना पार्ट रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है और कितना पार्ट फिस्कल डेफिसिट का प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, अब ये दोनों खिचड़ी क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहले इसको समझते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को। ठीक, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा दोबारा से पिछली स्लाइड में अंतर समझने की कोशिश करी थी कैपिटल और रेवेन्यू साइड में, कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। रेवेन्यू रिसीट वो होती है जिसके लिए मुझे ना तो उधार लेना पड़ा, ना तो अपना एसेट बेचना पड़ा। कैपिटल रिसीट के लिए या तो मैं उधार लेता हूँ या तो मैं अपना एसेट बेचता हूँ। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो मेरा एसेट बन रहा है, ना ही मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, ना तो मैंने अपने लोन को पूरा पे करा, ना ही मैंने सोना या गाड़ी खरीदी। ठीक, तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अभी ऐसा एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ, मेरे राशन का खर्चा, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, हॉस्पिटल का खर्चा, फिर उसके बाद कहीं मान लो घूमने चले गए या मूवी देख ली, घर का किराया, EMI भर रहा हूँ, इंटरेस्ट भर रहा हूँ, ये सारे जो एक्सपेंडिचर है मतलब घर चलाने का टोटल खर्चा, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे इट इज़ अ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है, अब गवर्नमेंट में सैलरी देनी है, पेंशन देना है, उसके बाद स्कीम भी चलाई हुई हैं, ये सारे कुछ एसेट नहीं बना रहे हैं लेकिन बस चल रही है किसी तरीके से स्कीम। तो अगर उसमें डेफिसिट आ जाता है, मतलब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, अगर वो रेवेन्यू इनकम से, रेवेन्यू सोर्सेज की इनकम से ज़्यादा हैं, तो हम लोगों को पास जो डेफिसिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। कहने का मतलब ये हुआ कि घर चलाने में भी अगर मुझे उधार लेना पड़ रहा है, कि मतलब उधार लेके मैं मूवी देखने जा रहा हूँ या घूमने जा रहा हूँ
या फिर ऐसे उटपटांग काम कर रहा हूँ जिससे ना तो मेरे एसेट बन रहे हैं ना तो मेरी कोई लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो ऐसे हम लोग एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए अगर मुझे घाटा आ जाए तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। सरकार को चलाने में कितना खर्चा है उसको घाटा बोलते, उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है, अब मैंने जो सबसे पहला वाला चार्ट बनाया था, चार्ट क्या ग्राफ बनाने की कोशिश करी थी, मान लेते हैं ये फिस्कल डेफिसिट है। ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुआ मैंने टोटल उधार इतना लिया, टोटल उधार मैंने लिया 50,000 का, ठीक, उसमें से रेवेन्यू डेफिसिट मेरा है 20,000 का। तो 20,000 का जो मेरा घाटा है, 50,000 में से 20,000 तो मैंने अपने रेवेन्यू पार्ट में ही खर्च करा है। जो 30,000 है केवल मैंने उसी का या तो कैपिटल बनाया या तो उसके मैंने एसेट में अपनी लाइबिलिटी कम करने में लगाई है। तो ये 20,000 तो मेरे लिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ। इससे बेटर होता कि मैं पहले से ही अपने खर्चे कम रखता और जो भी मैं उधार लेता उसको कैपिटल बनाने में ही काम करता, फिर वो कैपिटल मेरे लिए अर्निंग क्रिएट करता। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने बेवकूफ़ी करी कि मैंने 20,000 करा। अब कोई मुझसे भी महान आदमी हो, वो कहे कि चलो कोई बात नहीं, जितना भी मेरा टोटल फिस्कल डेफिसिट है, 50,000 का मेरा टोटल फिस्कल डेफिसिट है, तो उसमें से 40,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए रेवेन्यू डेफिसिट पे है। 40,000 का तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट ही है, और बचा हुआ 10,000 क्या है, केवल बचा हुआ 10,000 ऐसा पार्ट है जिसके मैंने एसेट बनाया। और एक तीसरा अत्यधिक समझदार इंसान, उसका वो कह रहा है उसका रेवेन्यू डेफिसिट कितने का है, उसका रेवेन्यू डेफिसिट है 2,000 का। मतलब उसका 48,000 रुपीज़ उसने स्पेंड करे हैं कैपिटल बनाने में, जो उसके लिए फ्यूचर में अर्निंग क्रिएट करेगा। इन तीनों से केसेस में ज़्यादा समझदार कौन हुआ, केस 1, केस 2 या केस 3? ऑफकोर्स केस 3 ज़्यादा समझदार इंसान है। सबसे मूर्ख इंसान केस 2 वाला है जिसने 40,000 रुपये खर्च करे हैं केवल मूवी देखने में, अपने खर्चे ही नहीं कंप्लीट कर पाए, उसके लिए 40,000 लोन लिए। और केस 1 हमारे पास है, कुछ 20,000 के खर्चे भी कम पड़ गए थे, प्लस 30,000 का उसने एसेट भी बनाया। तो कम समझदार और कम मूर्ख। तो ये हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो फिस्कल डेफिसिट कैपिटल क्रिएट कर सकता है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट जितना कम होता है उतना अच्छा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट का यूज़ करके एसेट बनाती है। रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज़्यादा है तो आपने देख ही लिया क्या होता है। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखिए ये फिस्कल डेफिसिट में फिर से आ गए, ठीक। अभी ये मान लेते हैं फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने कर लिया 1 लाख की उधार है, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू डेफिसिट कितना था वो हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें से हम लोगों को अभी पता चला कि मैंने पहले भी एक लोन लिया हुआ था, और पहले वाला लोन में जो मेरी EMI जा रही थी रोज़ की, वो जा रही थी 10,000, मतलब महीने की 10,000 रुपये मेरी EMI जा रही थी। तो जो फिस्कल डेफिसिट में से अपने पुराने इंटरेस्ट पेमेंट को मैं निकालता हूँ तो मेरे पास टोटल बचता है 90,000। ये 90,000 जो है इसी को हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट पेमेंट। अगर तो अभी प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है, प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना मैंने उधार लिया उतना ही मुझे पास्ट में इंटरेस्ट भी पे करना था, तभी ज़ीरो होगा ना। अगर मैंने इंटरेस्ट अपना पिछले लोन्स पे 1 लाख का पे करना है और मेरा फिस्कल डेफिसिट इस साल का 1 लाख है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी डेफिसिट इज़ ज़ीरो। कहने का मतलब मैंने जो भी उधार लिया है पिछले उधार की EMI भरने के लिए लिया है, ठीक। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़्यादा है, हाई है, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो डेफिसिट है वो नया लिया गया, न्यू डेफिसिट है। इंटरेस्ट पेमेंट मैं अपने आप कवर कर सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट पेमेंट को कवर करने के लिए अलग से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्राइमरी डेफिसिट लो है, इसका मतलब है कि मैं अपना पिछला जो लोन है उसको पे करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। हम लोगों ने अभी देखा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और इनके इम्पैक्ट फिस्कल डेफिसिट का आपने देख ही दिया है मार्केट में क्या होता है। आगे देखेंगे आगे की वीडियो में कि गवर्नमेंट अपने डेट को मैनेज कैसे करती है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करते हैं, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी होती है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।